ऐसे रेडिकल देश के पास में परमाणु बम है जो जी ही सिर्फ कयामत और जिहाद के लिए रहा है, जो एक ही सिर्फ कयामत और जिहाद के लिए है। तो कयामत नहीं भी आती होगी तो इन मूर्खों के हाथ में, बंदर के हाथ में उस्तरे की तरह इन मूर्खों के हाथ में एटम बॉम्ब्स हैं। ये किसी भी दिन अपनी मूर्खता का परिणाम इस धरती को दिखा सकते हैं। हमारे एक मित्र ने जाके शिकागो की मेयर से मुलाकात की, सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए। एक आईटी इंजीनियर ने, शिकागो की मेयर कन्विंस हुई और उन्होंने प्रस्ताव को आने से पहले वीटो करके ब्लॉक कर दिया कि भैया ये तो हिंदू, सिख और बाकी माइनॉरिटीज़ पे बड़ा भयंकर अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान में, हमें ये फैक्ट्स पता ही नहीं थे। तो ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है? भाई साहब, हम तो सब घूंघट निकालते हैं पर मैं बहुत रूप की हूँ, यानी उनका ये कहना था मैं सुंदर हूँ थोड़ी सी। तो हमारे वडेरे ने मुझे एक दिन उठा लिया और मेरे पति के हाथ पैर दोनों तोड़ दिए। मेरा पति पूर्णतः विकलांग हो गया और मेरे 4 बच्चे, चारों बच्चे उस वडेरे के। बस मैंने अपना धर्म नहीं बदला किसी भी तरीके से, और मैं इतने साल से उसकी सेक्स स्लेवरी में वहाँ पे रह रही थी। तो खुल के एकदम, मतलब डे लाइट के अंदर, दिन की रोशनी में गन पॉइंट पे बच्चियाँ उठवाते हैं, लोगों को किडनैप कराते हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं। भारत में क्या है, झूठ बहुत बिकता है और उसको बेचने के लिए लुटियंस मीडिया की बहुत बड़ी मशीन काम करती है। दुर्भाग्य से भाजपा के प्रवक्ताओं के लिए ये सब्जेक्ट आउट ऑफ कोर्स हो गया। देश में और 2019 में 4 बच्चियां रोज उठ रही थी, उनकी संख्या अब बढ़ गई है। आप सोशल मीडिया पे भी रोज देखते होंगे। इन राक्षसों को सबसे ज़्यादा नंगा सोशल मीडिया ने किया है। अब ये बातें छुप नहीं पाती हैं, एट्रोसिटी की, हत्याओं की, बलात्कार की, किडनैपिंग की सामने आ जाती हैं। पॉलिटिकल विल तो है, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी में बड़ी सड़ांध है। 10 साल पहले जब इस अरबी माफिया का जन्म हुआ, तब मदीना इस धरती का पहला शहर था जिसको काफिर मुक्त कर दिया गया था। तो जब उसको काफिर मुक्त करना है पाकिस्तान को, इसीलिए वो रोज अपनी जनता को मैसेज देता है कि हमें रियासत मदीना बनाना है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन की अभी 2019 की रिपोर्ट है कि रोज 4 हिंदू सिख बच्चियां वहाँ पे किडनैप होती हैं। तो आप, हमारे सबके घर में बच्चियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बच्चियों को कोई हमारे हाथ से छीन के ले जाए तो हम पे क्या बीतेगी। जो अच्छे घरों के बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, उनके पानी पीने के बर्तन अलग होते हैं। ये घटना है रहीम यार खान में। एक रास्ते चलते श्रमिक ने, एक मेघवाल परिवार के भील समाज के एक श्रमिक ने मस्जिद के बाहर लगी हुई छबील यानी प्याऊ का पानी पी लिया, तो उसको मार करके उन्होंने उसको जान से मार दिया और उसके हाथ पैर तोड़ दिए। उसको मॉब लिंचिंग करके वहीं सिर्फ पानी पीने पे मार दिया। तो ऐसी सोसाइटी में, ऐसे समाज में, ऐसे रेडिकल समाज में कोई माइनॉरिटी कैसे रह सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं जय आहूजा निमित्तेकम संस्था से और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। ये कोई दैवीय घटना मानता हूँ उसको मैं मेरे जीवन की। जब इंटरनेट आया, और इंटरनेट तो खैर बहुत पहले आ गया था, 2008-9 में फेसबुक, ऑरकुट बहुत पॉपुलर होने लगा था। तो हमारी कुलदेवी है हिंगलाज माता, और माता जी का वो सिद्धपीठ बलूचिस्तान में है। तो उस मंदिर की जानकारी लेने के लिए मैं पाकिस्तान के हिंदुओं को नाम ढूंढ करके, देख करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करता था। उसी सिलसिले में वहाँ की सिविल सोसाइटी के कुछ लोग मुझसे जुड़ गए, और एक हमारे दोस्त हैं जो बॉर्न इंडियन है मेरी तरह, पर उनके फोरफादर पार्टीशन में आए थे, राकेश लखानी। वो ब्लॉग लिखा करते थे वर्ल्ड प्रेस पे बच्चियों की किडनैपिंग पे, माइनर हिंदू और सिख बच्चियों की किडनैपिंग पे। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तक झकझोर देती थी। उसका कारण ये है वैभव के, समझने वाली बात है, मेरी बेटी थी उस समय लगभग 8-9 साल की। तो मुझे ये महसूस होता था कि अगर मेरे दादाजी नहीं आए होते तो मैं भी वहीं पैदा होता। मेरे पिताजी तो सिर्फ 1.5 साल के थे पार्टीशन के समय, और अब मेरी इतनी बड़ी बच्ची होती तो उस बच्ची के सिक्योरिटी का कंसर्न मेरे मन में हमेशा रहता। वो बच्ची कभी किडनैप नहीं कर ली जाए, तो वो पिता जिसकी बच्ची उसके हाथ से छीन ली जाती है इन रेडिकल जिहादियों के द्वारा, उस पिता पे क्या बीत रही होगी। वहाँ से मेरे जीवन में इस घटना की शुरुआत होती है। और फिर जयपुर में बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं पाकिस्तान से माइग्रेंट हिंदूज़, फरीदाबाद में बड़ी संख्या में सिख हैं, जोधपुर में लोग हैं। मैं इनसे कनेक्ट होने लगा, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोई भी 1 सेकंड के लिए भी सेफ फील नहीं करता। वहाँ के इलेक्शन में हिंदू व्यापारियों को किडनैप करके उसकी रैंसम से वहाँ के वडेरे इलेक्शन लड़ते हैं।
हमारी बच्चियां तो उनके लिए माल गनीमत हैं। उनको सेक्स स्लेवरी में डाल देना, उनको 4 गुना 5 गुना उम्र के आदमी से सेम डे निकाह पढ़वा करके गन पॉइंट पे और उनका कन्वर्जन करा देना, ये वहाँ की डे टू डे की प्रैक्टिस है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन की अभी 2019 की रिपोर्ट है कि रोज़ 4 हिंदू सिख बच्चियां वहाँ पे किडनैप होती हैं। तो आप हमारे सबके घर में बच्चियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बच्चियों को कोई हमारे हाथ से छीन के ले जाए तो हमारा हम पे क्या बीतेगी। जो अच्छे घरों के बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, उनके पानी पीने के बर्तन अलग होते हैं। अभी की घटना है रहीम यार खान में, एक रास्ते चलते श्रमिक ने, एक मेघवाल परिवार के भील समाज के एक श्रमिक ने मस्जिद के बाहर लगी हुई छबील यानी प्याऊ का पानी पी लिया, तो उसको मार मार करके उन्होंने उसको जान से मार दिया और उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसको मॉब लिंचिंग करके वहीं सिर्फ पानी पीने पे मार दिया। तो ऐसी सोसाइटी में, ऐसे समाज में, ऐसे रेडिकल समाज में कोई माइनॉरिटी कैसे रह सकता है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसी कैसी घटनाएं हैं। एक बहन हमारी जोधपुर में रहती है, वो लॉकडाउन से ठीक पहले आई थी, यानी वो फरवरी 2020 में भारत आई थी अपने 4 बच्चों के साथ में। मैं अक्सर जोधपुर जाता रहता हूँ और हमारी स्लम्स जो हैं वहाँ पे, जिनको हम टेक केयर करते हैं, हमारी संस्था निमित्त एकम जिन स्लम्स को देखती है, वहाँ सब लोगों से मिलता रहता हूँ। नए आने वाले लोगों से विशेष रूप से मिलता हूँ। उस बहन ने मेरा नाम सुना हुआ था, तो उसको जैसे ही पता लगा कि जय भाई साहब आए हुए हैं, तो उसने कहलवाया कि मुझे भाई साहब से मिलना है। जब मैं मिलने गया तो उसने कहा कि मुझे भाई साहब से अकेले में बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, बहन जी के मन में कुछ होगा विचार, मैं बात कर लेता हूँ, आप लोग ज़रा 5 मिनट के लिए बाहर जाइए। बाकी साथियों को बाहर भेजा। मैं नाम नहीं ले सकता उस बहन का। तो उस बहन ने कहा कि भाई साहब मेरी माँ वहाँ फंसी हुई है, मेरी माँ को निकलवा दो। मैंने कहा बहन जी आप इस तरीके से आए तो कैसे आए? बोले भाई साहब हम तो सब घूंघट निकालते हैं, पर मैं बहुत रूप की हूँ, यानी उनका ये कहना था मैं सुंदर हूँ थोड़ी सी। तो हमारे वडेरे ने मुझे एक दिन उठा लिया और मेरे पति के हाथ पैर दोनों तोड़ दिए। मेरा पति पूर्णतः विकलांग हो गया और मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे उस वडेरे के हैं। बस मैंने अपना धर्म नहीं बदला किसी भी तरीके से, और मैं इतने साल से उसकी सेक्स स्लेवरी में वहाँ पे रह रही थी। ये अमूमन वहाँ पे भील, मेघवाल, कोली, बागड़ी जो हिंदू दलित और ट्राइबल समाज है, उनकी अमूमन बच्चे बच्चियों की, बहन बेटियों की ये बहुत नॉर्मल सी स्थिति है। इसी प्रकार से उनको वहाँ पे वडेरे ट्रीट करते हैं। एक नेक्सस है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन जो हिंदू हैं वहाँ पे सिख हैं उनके खिलाफ काम करता है। उस नेक्सस को बोलते हैं मीर, पीर और वडेरा। वडेरा यानी बड़े लैंडलॉर्ड्स। पाकिस्तान में कोई लैंड सेटलमेंट एक्ट आज तक नहीं आया। जैसे वैभव आपको और हमको बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की, राजा महाराजाओं की ज़मीनों में सीलिंग एक्ट लगा के छोटी छोटी ज़मीनें आप जैसे हम जैसे लेमेंस को भारत में मिली आफ्टर पार्टीशन, ऐसा पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ। वो वडेरे हैं। मीर यानी पूर्व राजा, और तीसरा है पीर। पीर यानी चिश्ती, इमाम, मौलाना, मौलवी। तो पीर जान सरहंदी, मियाँ मिट्ठू बरचंदी शरीफ, ये लोग खुल के एकदम मतलब डे लाइट के अंदर दिन की रोशनी में गन पॉइंट पे बच्चियां उठवाते हैं, लोगों को किडनैप कराते हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं। मियाँ मिट्ठू के आपको राहिल शरीफ और बाजवा के साथ फ़ोटोज़ मिलेंगे, इमरान खान के साथ फ़ोटोज़ मिलेंगे। जिसकी सरकार आने वाली होती है वो उसी पार्टी से टिकट लेकर के वहाँ संसद का चुनाव लड़ता है, जीतता है, और उसकी अपनी प्राइवेट मिलिशिया यानी प्राइवेट आर्मी भी है। और जो बच्ची उठेगी उसको वापस नहीं जाए हिंदू परिवार के पास में, इसको रेस्ट एश्योर करने का वो काम करता है। उसके आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे सिंधी भाषा में, जिसमें वो कह रहा है कि 10 लाख काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। इस तरीके की रेडिकल सोसाइटी में वहाँ लोग रहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या परिस्थिति होगी, वो कैसा जीवन जीते होंगे और कितनी बुरी हालात में जीते होंगे। स्पेशली हमारा दलित और ट्राइबल हिंदू वहाँ पे बॉन्डेड लेबर जैसा जीवन जीता है। उसको कभी भी उसके परिश्रम का पैसा नहीं मिलता पूरा। वडेरे उनका पैसा खा जाते हैं, उनकी मेहनत खा जाते हैं। खाने के लिए थोड़ा सा राशन, पहनने के लिए थोड़े से कपड़े, रहने के लिए छोटे से कच्चे मकान, यही उनकी नियति है। और वडेरों की छोटी मोटी बात हो जाए, झूठी सजाओं के तौर पे उनको प्राइवेट जेलों में वडेरे बंद कर लेते हैं। वडेरे अपनी घरों में, अपनी हवेलियों में प्राइवेट जेल रखते हैं, जहाँ पे वो इन बॉन्डेड लेबर्स को सज़ा देने के लिए बंद करके रखते हैं। ये इस तरीके के निज़ाम में, व्यवस्था में वहाँ के लोग रहते हैं, और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता दुनिया में।
और सबसे मज़ेदार बात यह है कि रोज़ इमरान खान के मुंह से आए दिन निकलता है हमें पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है। तो रियासत मदीना का मतलब ये है कि मदीना इस धरती का पहला ऐसा शहर था जो बाय हुक, बाय क्रूक, बाय मर्डर, हर प्रकार के वबीज तरीके अपना करके उस समय, आज से 1400 साल पहले जब इस अरबी माफिया का जन्म हुआ, तब मदीना इस धरती का पहला शहर था जिसको काफिर मुक्त कर दिया गया था। तो जब उसको काफिर मुक्त करना है पाकिस्तान को, इसीलिए वो रोज अपनी जनता को मैसेज देता है कि हमें रियासत मदीना बनाना है। देखिए, इसमें क्या है, ये प्रोपागंडा है। मैं आपको बताता हूँ, मीर पीर वडेरा का नेक्सस है। ये लोग खुद रॉयल फैमिली, छोटी रॉयल फैमिली से आते हैं, भुट्टो परिवार, ये भी वडेरे और मीर की कैटेगरी के लोग हैं, राज परिवार ही है ये भी वहाँ का। और मीर पीर वडेरा का जो नेक्सस है, उस नेक्सस को बनने में, पनपने में, डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल भुट्टो और जरदारी परिवार का है। और आपने आज तक एक भी एक्शन पीपल्स पार्टी की सरकार में किडनैप हुई बच्चियों के केस में कभी भी नहीं देखा होगा, न पुलिस की ओर से न सरकार की ओर से। यहाँ तक कि बहुत दबाव के बाद में एक फोर्स कन्वर्जन के अगेंस्ट एक बिल आया, हिंदू बच्चियों की किडनैपिंग, माइनर बच्चियों की किडनैपिंग, सारे उसमें विषय लिए गए थे और उसको गवर्नर ने लौटा दिया। और सारी पार्टियों ने बाद में कहा कि ये एंटी इस्लाम है, इस्लाम के विरोधी है, इसलिए इस प्रकार का बिल नहीं आना चाहिए। और उसमें उदाहरण ऐसे दिए गए कि हज़रत अली को 4 साल की उम्र में इस्लाम की रोशनी मिल गई थी, तो ये माइनर बच्चियों को हम इस्लाम में आने से नहीं रोक सकते। अरे भैया, तुमने अपने देश में शादी की उम्र 18 साल रखी हुई है यार, और तुम 8 साल की बच्ची का फोर्स कन्वर्जन और निकाह को जायज करने पे तुले हुए हो। 9 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, जबरन छोटे छोटे बच्चों के कन्वर्जन को आप लड़कों के, लड़कियों के, सबको जस्टिफाई कर रहे हो। तो इस समझने की बात है कि वहाँ का पूरा निज़ाम इस्लाम के नाम पे घुटनों पे नहीं है, ज़मीन के अंदर बैठा है। और पाकिस्तान की बर्बादी का कारण भी मुझे यही लगता है कि इतना सारा बच्चियों का श्राप और पाप लेके कोई देश पनप कैसे सकता है। आखिर तो कहीं इस धरती पे ईश्वर है ना, जो इस बदनीयती से किए हुए घोर घनघोर गंदे कामों को देख रहा है। तो उनकी बर्बादी, उनकी भुखमरी, उनकी पूरी दुनिया में जलालत जो आज हो रही है, शायद ये इन बच्चियों का श्राप ही है। लेकिन ये लोग राक्षस है धरती पे, ये जीवित इंसान नहीं है, लोग राक्षस है। देखिए, वहाँ की सिविल सोसाइटी शायद 0.1% है, तो बचे 99.99% लोग वो इसको जस्टिफाई करते हैं। अगर वो इसको जस्टिफाई नहीं भी करते तो वो इसका कोई विरोध नहीं करते, और विरोध न करना भी इस प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई करता है। तो वहाँ की सोसाइटी की ये दुर्गति है, मानसिक उनका बैंक्रप्सी है, मेंटल बैंक्रप्सी, कि वो इस प्रकार की हर हरकत को इस्लाम के नाम पे जस्टिफाई करते हैं और इसको कंडम नहीं करते। असद चांदियो एक पत्रकार रहे हैं वहाँ पे, अवामी आवाज़ के चीफ एडिटर, उन्होंने इस पे बड़े अभियान चलाए हिंदू बच्चियों को बचाने के लिए। आज असद भाई असाइलम लेकर के, अपनी जान को बचा के, छुप करके अमेरिका के किसी कोने में रह रहे हैं। एक बड़े एक्टिविस्ट है राहत जॉन ऑस्टिन, क्रिश्चियन समाज के, उन्होंने चलाया अभियान बच्चियों को बचाने का। क्रिश्चियन बच्चियों की भी ऐसी दुर्गति है, तो और क्रिश्चियन समाज की भी ऐसी दुर्गति है। तो राहत भाई को भी देश छोड़ करके अभी पता नहीं कौन से देश में वो असाइलम लेके रह रहे हैं। और उस असाइलम वाले कंट्री में भी आईएसआई ने अपने आदमी भेज के ढूंढ के उन पे डेथ अटैक करवाया, चाकू से उनके ऊपर हमले हुए, उनको गोद दिया गया। वो बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है, इसलिए वो कहाँ रह रहे हैं मैं बता नहीं सकता। लेकिन 0.1% सिविल सोसाइटी की 99.99% ऐसी जनता जो या तो रेडिकल है या रेडिकलिज्म को सपोर्ट करती है, उनके बीच में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो बातें आती हैं, ये केवल प्रोपेगेंडा है दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जिस देश में और 2019 में 4 बच्चियां रोज उठ रही थी, उनकी संख्या अब बढ़ गई है। आप सोशल मीडिया पे भी रोज देखते होंगे। इन राक्षसों को सबसे ज़्यादा नंगा सोशल मीडिया ने किया है। अब ये बातें छुप नहीं पाती हैं, एट्रोसिटी की, हत्याओं की, बलात्कार की, किडनैपिंग की सामने आ जाती हैं। पर ये हो रहा है और डे लाइट में हो रहा है, और पूरा इस्टेब्लिशमेंट के, जुडिशली के, सबके सपोर्ट से हो रहा है। न कोर्ट वो बच्चियां वापस देती है, न पुलिस उन बच्चियों को रिकवर करती है, न सरकार उस पर एक भी शब्द बोलती है। देखिए, पिछले 10 साल में काफ़ी परिवर्तन आया है वैभव। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद में पूरे भारत में अपनी अपनी क्षमता में हज़ारों लोगों की रैलियां हुई हैं। अकेले मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के छोटे बड़े शहरों में 50-50 हज़ार हिंदुओं की गैदरिंग्स हुई हैं। जैसे भीलवाड़ा में एक संत हैं उदासीन पंथ के,
और हंसराम जी महाराज, उन्होंने 50,000 लोगों की रैली करी भीलवाड़ा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में। जयपुर में 20-20, 30-30 हज़ार की रैलियां बहुत सारी हुई इसके पक्ष में। समाज अब जागरूक हो रहा है, समाज को समझ में आ रहा है कि हम सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन गए, हम सभ्यताओं के संघर्ष में हैं। और एक विचार, एक अरबी माफिया मजहब ऐसा है जो हमारी एग्जिस्टेंस को, हमारे अस्तित्व को क्वेश्चन करता है। अगर कोई मेरे अस्तित्व को क्वेश्चन कर रहा है मेरी पूजा पद्धति के आधार पे, तो मैं क्या करूँगा? तो अब समाज अपने आप के लिए खड़ा हो रहा है, अपनी इन बहन बेटियों की बात कर रहा है। और भारत में अभी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें लगता है कि इन विषयों पे गंभीर है। वैसे भी ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें भारत की भूमिका एक बड़े भाई की है। जब भारत एक देश के नाते अपने देश की माइनॉरिटी को प्रिक्योर करने की, सिक्योर करने की, फैसिलिटेट करने की बात करता है, तो इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे खित्ते में अगर कोई घटना होती है तो वो भी भारत की बड़ा भाई होने के नाते जिम्मेदारी है कि भारत उनका भी ध्यान रखे। और ये हैं कौन? अरे हमारे ब्लड रिलेटिव हैं भाई। कल तक ये देश एक ही था। 70 साल इतना बड़ा पीरियड नहीं है इतिहास में कि आप अपने खून के रिश्तों को भुला देंगे। ये हैं कौन? ये वो हैं जिनको ओपनिंग दी थी नेहरू जी की सरकार ने और गांधी जी के वचन के आधार पे। ये हैं कौन? 1950 के नेहरू लियाकत पैक्ट में दोनों देशों ने यह तय किया था कि अगर कल को भारत का मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहेगा तो पाकिस्तान उसको मैंडेटरी, अनिवार्य रूप से अपने यहाँ शरण देगा और अर्ली सिटीजनशिप की व्यवस्था करेगा। और अगर पाकिस्तान का कोई भी माइनॉरिटी, सिर्फ हिंदू ही नहीं, कोई भी माइनॉरिटी भारत आना चाहेगा तो भारत उनको मैंडेटरी, अनिवार्य रूप से शरण देगा और उनको प्राथमिक रूप से नागरिकता देगा। भारत ने ये वचन निभाया। नेहरू जी की सरकार ने 1955 में जो नागरिकता एक्ट बनाया उसमें 7 ईयर्स में माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान को नागरिकता देने की बात बाकायदा डॉक्यूमेंटेड लिखी गई है सेक्शन 51A में। और नॉर्मल फॉरेनर, इस धरती का कोई भी भारत में आके रहना चाहे तो उसको 12 वर्ष बाद नागरिकता मिलेगी, ये प्रावधान है। तो एक तो जो ये बात होती है कि ये लॉ एंटी मुस्लिम है, तो भारत में 600 से अधिक मुसलमान जो पाकिस्तान से आए हुए, उनको नॉर्मल सेक्शन में 6(1) में नागरिकता दी गई है। इसका डेटा है। अधिक हिंदू आते हैं बड़ी संख्या में क्योंकि वो प्रताड़ित हैं, उनको 51A, 51B जो अलग अलग सेक्शन से अर्ली सिटीजनशिप के, उसमें नागरिकता दी जाती है। अमित शाह जी ने और मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं कर दिया। इन्होंने क्या किया? न तो इन्होंने क्षेत्र बदला। नेहरू जी ने तय किया कौन से जियोलॉजिकल एरिया को, कौन से क्षेत्र को प्राथमिक नागरिकता दी जाएगी वहां के माइनॉरिटीज को, उसको वही रखा है बरकरार। इन्होंने बर्मा से आए हुए हिंदुओं को कोई रिलीफ नहीं दी। इन्होंने भूटान से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं को कोई रिलीफ नहीं दी। इन्होंने श्रीलंका से आए हुए हिंदुओं को कोई रिलीफ नहीं दी। तो इन्होंने क्षेत्र नहीं बदला और इन्होंने कैटेगरी भी नहीं बदली। लाभार्थी भी किसने तय किए? बेनिफिशियरी नेहरू जी की सरकार ने। इन्होंने केवल एक काम किया, सेक्शन 51A में ये मैंडेटरी शर्त है कि आपको अगर अर्ली सिटीजनशिप चाहिए और आप पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के या बांग्लादेश के माइनॉरिटी हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप अविभाजित भारत के नागरिक थे या आप अविभाजित भारत के नागरिक के संतान हैं, प्रथम पीढ़ी हैं, फर्स्ट जनरेशन है। तो हमने कहा साहब ये जो बच्चे हैं छोटे, 10 साल, 12 साल, 18 साल, 20 साल के, इनके पास में ये प्रमाण है ही नहीं क्योंकि इनके पिता का जन्म ही किसी का 75 का है, किसी का 77 का है, किसी का 78 का है, किसी का 65 का है। तो ये बच्चे तो नागरिकता ले ही नहीं पाएंगे। ये 12 साल के सेक्शन में फॉल करेंगे। आप इनको मैंडेटरी असाइलम तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप नेहरू लियाकत पैक्ट से बंधे हुए हैं। इनको सड़ाने से क्या फायदा? इनका टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा? इनको क्यों ना जल्दी से जल्दी भारत की मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि आप इनको ऑफिशियल असाइलम दे चुके हैं, वापस नहीं जाएंगे, आप भी जानते हैं। तो हमने ये आग्रह किया कि आप ये सेक्शन में जो राइडर लगाया हुआ है, इन बच्चों की शक्ल देख के, इन बेचारे निरी संतानों को देख के ये सेक्शन डिलीट कर दीजिए, ये राइडर डिलीट कर दीजिए इस सेक्शन में से। तो एक तो ये काम हुआ है। दूसरा काम ये हुआ है कि बहुत निर्धन लोग हैं वैभव, आप आके कभी समय निकाल के आइए, जोधपुर, जैसलमेर, स्लम्स में लोग रह रहे हैं, एक समय का खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, डेली वेजेस की लेबर का काम कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को 7,500 रुपए सालाना, एक एक घर में 10 पासपोर्ट है, रिन्यूअल का पैसा देने से क्या फायदा? दिल्ली एम्बेसी के बाहर, पाक एम्बेसी के बाहर सुबह 4 बजे से ये लोग लाइन लगाते हैं। एक एनिमी मुल्क को पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए इतना सारा पैसा क्यों दिलवा रहे हैं? वो भी निर्धन लोगों से, इनके पास तो पैसे हैं ही नहीं। तो जैसे राजनाथ सिंह जी के समय, शिवराज पाटिल जी के समय और बाकी कांग्रेस के गृह मंत्रियों के समय पासपोर्ट के रिन्यूअल की छूट दे दी गई कि भाई एक्सपायर्ड पासपोर्ट पे आप नागरिकता ले लो, कोई बात नहीं, हम आपको आपके पैसे और समय का बर्बादी रोकेंगे। वो छूट अमित शाह जी ने अब की बार भी दी है। इसकी हिस्ट्री है, कांग्रेस की सरकारों ने भी ऐसा ही किया है।
राजनाथ सिंह जी ने भी ये छूट दी थी, अमित शाह जी ने भी ये छूट दे दी। तो इसमें झगड़ा क्या है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। एक भी कांग्रेस के प्रवक्ता किसी भी नेशनल चैनल की डिबेट में मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि उनके पास उत्तर है नहीं। भारत में क्या है, झूठ बहुत बिकता है और उसको बेचने के लिए लुटियंस मीडिया की बहुत बड़ी मशीन काम करती है। दुर्भाग्य से भाजपा के प्रवक्ताओं के लिए ये सब्जेक्ट आउट ऑफ कोर्स हो गया। वो लोग बड़े बड़े प्रवक्ता टीवी पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर उनको राम मंदिर 370 और समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड के अलावा मुझे लगता नहीं ज़्यादा उनका अध्ययन किसी और विषय पे है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा इनको भी कि भाई अगर नहीं पता तो हम जैसे लोग जिनका जीवन ही इसी काम में लगा है, हमें बुला के पूछ लीजिए। इन लोगों की फेस सेविंग हमको जाके करनी पड़ती है, तो इसकी ज़रूरत क्या है? आपने एक ऐसा मानवीय काम किया, ऐसा करुणापूर्ण काम किया है जिसके लिए पूरी दुनिया में आपकी वाह वाह होनी चाहिए थी, लेकिन लुटियंस मीडिया का प्रोपेगेंडा और इस्लामिक ज़कात के पैसे ने आपकी पूरी दुनिया में तू-तू करवा दी। अमेरिका जैसे देश में जब ट्रंप के रहते हुए 8 सिटी काउंसिल्स ने आपके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया, मतलब भारत की संसद के कानून का अमेरिका के नगर निगम नगर पालिकाओं का क्या लेना देना है भैया। हमारे एक मित्र ने जाके शिकागो की मेयर से मुलाकात की, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए। एक आईटी इंजीनियर ने, शिकागो की मेयर कन्विंस हुई और उन्होंने प्रस्ताव को आने से पहले वीटो करके ब्लॉक कर दिया कि भैया ये तो हिंदू, सिख और बाकी माइनॉरिटीज़ पे बड़ा भयंकर अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान में, हमें ये फैक्ट्स पता ही नहीं थे। तो ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है? लाखों रुपए की तनख्वाहें लेते हैं और इनकी नाक के नीचे, इनकी आंख के नीचे भारत सरकार की पूरी दुनिया में इतने करुणापूर्ण कानून के लिए बदनामी हो रही है। इनको शर्म आनी चाहिए। हम जैसी एक एनजीओ, हम जैसे छोटे से लोग रीच आउट कर लेते हैं हर चीज पे जा करके, और इनके पास इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा पैसा, सरकार का तमगा होते हुए भी इनको शर्म नहीं आती है, लोग कोई काम नहीं करते। भारत के हिंदू समाज से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपने जीवन में कभी भी एक क्षण के लिए भी इस करुणापूर्ण कानून का विरोध किया है तो उन बच्चियों का श्राप आपको भी लगेगा। बच्चियां आपकी भी हैं, बच्चियां हमारी भी हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी चॉइस नहीं थी पाकिस्तान में हिंदू या सिख बन के पैदा होना है, क्रिश्चियन बन के पैदा होना। तो वो कहाँ पैदा हुए हैं ये उनके हाथ में नहीं था, ये विकल्प नहीं दिया शायद ईश्वर ने उनको। तो वो केवल वहाँ पैदा होने के अपने कष्ट को भुगत रहे हैं। हमको ऐसे दोनों बाहें फैला करके उस पूरे समाज को ओपनिंग देनी चाहिए और अपनी बाहों में समेट लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो इस धरती पे लिए धरती पर उनके लिए बची हुई जगह कौन सी है वैभव? ये तो हमें भी सोचना पड़ेगा और हम सबको सोचना पड़ेगा। और अगर हम इस सभ्यताओं के संघर्ष को, इस सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट को नहीं समझे तो आने वाले समय में हमारी भी बच्चियाँ हैं, हमारे घरों में भी यही सब होगा। हमारी बच्चियों को भी लोग गन पॉइंट पे हाथ से उठा के ले जाएंगे, जैसा कि मेवात जैसी कई जगहों पे, बंगाल जैसी जगहों पे और कश्मीर जैसी, केरल जैसी जगहों पे होता है। टारगेट किलिंग्स होती हैं, टारगेट किडनैपिंग्स होती हैं, लैंड जिहाद होता है, लव जिहाद होता है, बाकी सब तरीके की चीज़ें होती हैं। आपका भी नंबर आने वाला है, ज़्यादा दिन आपके पास में भी नहीं है। आज आप इनके लिए खड़े नहीं हुए तो कल आपके लिए खड़े होने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। समाधान सिर्फ भारत के लिए या इन हिंदुओं के लिए नहीं है। ये समाधान जो मुझे, मेरी पर्सनल फीलिंग है या जो मेरे विचार हैं या जो मेरा थॉट प्रोसेस है, देखिए पाकिस्तान ही खुद अपने आप में एक समस्या है और उसका जन्म हमारे से घृणा के आधार पे हुआ है। तो उसका सबसे पहला विक्टिम हम लोग ही हैं, हमारे अलावा और कोई हो नहीं सकता उसका विक्टिम। लेकिन पाकिस्तान ने सारी सीमाएं लांघी हैं, पाकिस्तान ने सिराजुद्दीन हक्कानी को बनाया है, पाकिस्तान ने एक हंसते खेलते खुशहाल मुल्क अफगानिस्तान को तबाह कर दिया है, एक बार नहीं कई कई बार तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के टेररिस्ट के लिए एक लॉन्चिंग पैड, एक जगह अवेलेबल कराई है अफगानिस्तान के पहाड़ों में। उनके लिए एक सेटअप अवेलेबल कराया तालिबान के नाम पे। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी देश में सो कॉल्ड जो जिहाद है, तथाकथित जिहाद, चाहे फिलिस्तीन के लोग हों, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे करके वहाँ टेररिस्ट इजराइल के खिलाफ बनाने हो, रशिया के खिलाफ चेचन्या और यूक्रेन में लड़ने वाले लोग हों, बोको हराम के लोग हों, भारत में आने वाले जिहादी हों, दुनिया के और किसी हिस्से में जाने वाले जिहादी हों, अमेरिका पे हवाई जहाज मारने वाले लोग हों, उन सबकी फैक्ट्री जो है उसका जनक पाकिस्तान है। इस जिहाद के, न्यू वर्ल्ड में जिहाद के आइडिया का जनक पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है।
पश्तूनवली की 6000 साल पुरानी सभ्यता का रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान ने किया है, लेकिन आज हर पश्तून के मन की बात है, उसकी आत्मा की बात है कि उसको ग्रेटर पख्तूनिस्तान इसलिए चाहिए कि वो अपनी एथनिसिटी, अपने कल्चर, अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, उसको डूरंड लाइन आज भी मंजूर नहीं है। तो ये भोले-भाले भले लोग जिनका रेडिकलाइजेशन करके तालिबान बना दिया गया है, पर उनको आज भी पश्तून राष्ट्र चाहिए। तो ये समाधान है। आज़ाद सिंधु देश के लिए लोग लड़ते रहे, मरते रहे जीएम सैयद साहब के ज़माने से। अब भी वो लड़ाई जारी है। सिंधु देश के लिए दुनिया भर के जो है फ्रीडम मूवमेंट वहाँ पे चल रहे हैं। ये समाधान है। बलोच लोग लड़ते-लड़ते खप गए, मर गए, उनकी मदद ही समाधान है। पाकिस्तान कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। देशों की आइडेंटिटी का आधार कल्चर होता है। कल्चरली उनमें कोई एका नहीं है। वो पंजाबी जूतों के नीचे दबे हुए लोग हैं और वो उन जूतों के तोड़ के, उनको फोड़ के, उनको खत्म करके बाहर आना चाहते हैं। वो अपनी एक सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता, अपनी आइडेंटिटी, अपने कल्चर के साथ जीना चाहते हैं। हम एक लेमैन भारत का ज़्यादा भी नहीं कुछ कर सके तो कम से कम हमको सोशल मीडिया पे बोलना चाहिए, कहना चाहिए, लिखना चाहिए उन लोगों के बारे में, और उनकी जो सहायता हम एक लेमैन होने के नाते कर सकते हैं वो करनी चाहिए। भारत सरकार को अपने स्तर पे करनी चाहिए। पर पाकिस्तान की समाप्ति से कम इस धरती पे विश्व शांति की कल्पना करना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। एक ऐसे रेडिकल देश के पास में परमाणु बम है जो जी ही सिर्फ कयामत और जिहाद के लिए रहा है, जो एक ही सिर्फ कयामत और जिहाद के लिए है। तो कयामत नहीं भी आती होगी तो इन मूर्खों के हाथ में, बंदर के हाथ में उस्तरे की तरह इन मूर्खों के हाथ में एटम बॉम्ब्स हैं। ये किसी भी दिन अपनी मूर्खता का परिणाम इस धरती को दिखा सकते हैं, और ये अमेरिका को दिखा चुके हैं भैया। सब कुछ कर चुके हैं ये लोग, आंख बंद करके बैठे हैं। ऐसे कैसे चलेगा मुझे तो समझ में नहीं आता। पर भारत को अपना काम पूरी स्पाइन के साथ, पूरी ताकत के साथ, अपनी रीढ़ सीधी करके, आंख में आंख डाल के सबको मिलकर के करना ही चाहिए। अब इसमें कोई रोड़ा बने, वो आपका मित्र हो या शत्रु, तो उससे भी उसी प्रकार से डील करने का प्रयास करना चाहिए। वैभव, हमने पिछले करीब 3.5 साल में 10,000 लोगों को लीगली वीज़ा पासपोर्ट के साथ में पाकिस्तान से निकाला है, और अभी करीब 3,500 लोगों को हम नागरिकता पुराने एक्ट में करा चुके हैं। सिटीजनशिप एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ है। और एक्सपायर्ड वीज़ा, जो धार्मिक वीज़ा पे 29 दिन के वीज़ा पे आए हुए लोग थे, वो 30वें दिन इलीगल हो जाते हैं, लेकिन वो आए हुए लीगली हैं, इमिग्रेशन करा के, पासपोर्ट लेके, स्टैम्प करा के। ऐसे 7,000 लोगों के हमने वीज़ा वापस से पुनर्जीवित या रीस्टेट करवाए हैं। ये काम सतत चलता रहता है। हमारे 2 फिजिकल ऑफिसेज हैं और 4 शहरों में हमारी टीम है। वो लगातार इस काम में लोगों की मदद करती रहती है। देखिए, जो मुझे एक ऑब्जर्वर के नाते, एक जागरूक व्यक्ति के नाते सबसे बड़ी कमी लगती है, वो मुझे लगती है कि पॉलिटिकल विल तो है, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी में बड़ी सड़ांध है वैभव। हमारी ब्यूरोक्रेसी में मैं बहुत तरीके के लोगों से मिलता हूँ। आप समझ लीजिए, मैं जो काम कर रहा हूँ तो फिर मुझे हर तरीके के लोग मुझे ढूंढते हुए भी आ जाते हैं। मैं मदद भी करता हूँ देश के लिए, अगर कुछ आवश्यक होता है और मैं कन्विंस होता हूँ तो मैं सहायता भी करता हूँ। लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी नेशनल सिक्योरिटी और ऐसे बड़े बड़े विषयों को देखती है, वो स्टेटस को बनाए रखना चाहती है, यथास्थिति। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी तक, गृह मंत्री जी तक या रक्षा मंत्री जी तक सही फीडबैक ग्राउंड का पहुंचता होगा, क्योंकि वो इतने कमज़ोर प्रज्ञा के व्यक्ति नहीं है कि उनके पास सूचना पहुंच जाए और वो उस पर एक्ट ना करें। वो ज़रूर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, और करना भी चाहिए। लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, मुझे नहीं लगता वो ठीक तरीके से उन तक सब बातें, ग्राउंड के फीडबैक्स पहुंचाते हैं। उसके कारण हमें बहुत नुकसान हो रहा है। आप देखिए, अफ़गानिस्तान के नेगोशिएशन में भारत इतना बड़ा देश है और सीधे सीधे उस घटना से इफेक्टेड है, हमको कहीं नहीं बिठाया गया। हमारे विदेश मंत्री बेचारे पूरी दुनिया में घूमते रहे और कतर जैसे छोटे से देश के राजा की ठुड्डी पे हाथ लगा के कहते रहे, भैया हमें भी बिठाओ। हमें कोई बिठाने वाला नहीं मिला, हमारे से बात करने वाला कोई नहीं मिला। ये क्या हो रहा है? मतलब अफगानिस्तान में आपने अरबों खरबों रुपए फूंक दिए, किसके पीछे फूंक दिए? अमेरिका के पीछे। तो अमेरिका तो अपना काम करके निकल गया, और ये मरा हुआ सांप नहीं, ये जिंदा सांप है, आपके गले में डाल के चला गया। तो ऐसा कैसा एस्टेब्लिशमेंट है हमारा? ऐसे कैसे ये लोग काम कर रहे हैं? ऐसे कैसे ये लोग सोचते हैं? इनसे ज्यादा क्या आपको और वैभव मुझे दिखाई नहीं देता कि 28 जुलाई को तालिबान आ गया था काबुल के बाहर। 17 दिन तक क्या कर रहे थे बाहर? वो 80% अफगानिस्तान तो ले चुके थे। 15 अगस्त को ही क्यों घुसे अंदर?
अरे भैया 15 अगस्त को मैसेज देना था काफिरों के मुल्क को, भैया अगला नंबर तुम्हारा है। 9/11 की बरसी पे सरकार क्यों बनाई? अरे भैया वो काफिरों के बड़े चौधरी है ना अमेरिका, उनको मैसेज देना था कि बेटा अब तुम्हारा, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम अभी तो निकल तो गए हो यहां से, लेकिन तुम्हारा पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स का, जो जियो पॉलिटिक्स का तुम्हारा गेम है, उसको हम ही फेल करेंगे। पिछले 25 साल में वैभव नॉन स्टेट प्लेयर्स ही फैसले करवा रहे हैं दुनिया में, क्या किसी को दिखाई नहीं देता? अरे आपको मेरे को यहां बैठ के दिख रहा है भाई। तो ये जो लोग हैं फॉरेन पोस्टिंग चाहने वाले, अपने बच्चों को अमेरिका और यूरोप में पढ़ाने वाले हमारे ब्यूरोक्रेट्स, इनको शर्म नहीं आती क्या? क्या ये देश बेच के भाग जाएंगे दूसरे देशों में? ये मरने के लिए छोड़ जाएंगे क्या हमको यहाँ पे? इनको शर्म आनी चाहिए, और ये शर्म जरूर आनी चाहिए, और हम जैसे लोगों को वोकल होकर इस पे बात करनी चाहिए। सिर्फ व्यवस्था को अपीज करना आपका मेरा काम नहीं है। अगर हम 4 अच्छी बातों के लिए इनकी प्रशंसा कर सकते हैं, तो हम 5 खराब बातों के लिए इनके आंख में आंख डाल के कह भी सकते हैं कि भाई साहब, आप लोगों पे इतना विश्वास किया है, आपकी जिम्मेदारी है, और आप नहीं निभाओगे तो कौन निभाएगा? इस जनता ने आपको अपना सिरमौर बना के वहां पहुंचाया क्यों है? क्योंकि हमने आपको अपना भाई माना है, अपना पिता माना है। अरे पिता बन के रक्षा नहीं करोगे तो भैया और कौन करेगा? कोई आएगा क्या बाहर से? भगवान कृष्ण थोड़ी अवतार ले रहे हैं। आप बैठे हो ताकत के साथ, एक जगह पे बैठे हो, पूर्ण बहुमत के साथ बैठे हो। अगर ये निकम्मे ब्यूरोक्रेट्स आपके काम नहीं करते तो तंत्र को बदलिए, लोगों को बदलिए, काम के लोगों को लाइए। हम जैसे लोगों को वॉलेंटियर करने के लिए बुला लीजिए, हमें तो कुछ चाहिए भी नहीं, पर हमारे जो बुजुर्गों का बलिदान है, जिससे ये मिट्टी सींची गई है, जिससे हमारा धर्म सींचा गया है, उसको बचाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम भी कर लेंगे। पर कम से कम विचारवान, प्रज्ञावान लोगों के साथ तो काम कीजिए।